कहते हैं, राजमहल की दीवारें सिर्फ सोने चांदी की गवाह नहीं होती, बल्कि उनमें छुपी होती हैं प्रेम, ईर्ष्या और षड्यंत्र की कहानियां। यह कहानी है उस रानी की जिसकी पहली रात सिर्फ एक सुहागरात नहीं, बल्कि पूरे राज्य की तकदीर बदलने वाली घड़ी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए हर बार लाते हैं। और हां, आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं और किस समय देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि हमारी कहानियां आप तक कब और कहां तक पहुंच रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं रानी की पहली रात की अनकही दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के विशाल साम्राज्य का शासक महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी पराक्रम, न्यायप्रियता और सौंदर्य प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी तलवार की गूंज सीमाओं के पार तक सुनाई देती थी और उनकी दया की चर्चा गांव गांव में होती थी। मगर राजमहल की भव्यता और शान शौकत के बीच एक अधूरापन हमेशा उनके जीवन में बना रहा, उनकी रानी का अभाव। दक्षिण के एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी रतन प्रभा सौंदर्य और संस्कारों की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आंखों में समुद्र की गहराई और मुस्कान में वसंत की मधुरता बसती थी। जब महाराज वीरेंद्र सिंह के दरबार में विवाह का प्रस्ताव पहुंचा तो पूरा महल उल्लास से भर उठा। महाराज स्वयं भी इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यही वह रानी होगी जिसकी तलाश वर्षों से थी? क्या यही वह आत्मसंगिनी होगी जो मेरे जीवन के शून्य को पूर्ण करेगी? राजमहल में तैयारियां प्रारंभ हो गईं। सोने चांदी से सजे मंडप, चारों ओर फूलों की सजावट, महलों की दीवारों पर झिलमिलाती दीपमालाएं, पूरा नगर एक उत्सव धाम बन गया। दूर दूर से नर्तक गायक बुलाए गए। महल की रसोई में सैकड़ों व्यंजन बन रहे थे। पूरा राज्य मानो एक नई दुल्हन की तरह सजाया गया हो। शादी के दिन जब राजकुमारी रतन प्रभा हाथों में मेहंदी, माथे पर चांद सी बिंदी और लाल सुर्ख जोड़े में सजी तो उसका रूप ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो। महाराज वीरेंद्र सिंह ने जब पहली बार उसे मंडप में देखा तो उनकी दृष्टि कुछ क्षण के लिए ठहर गई। उन्होंने सोचा, जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड ठहर जाए, वह स्त्री आज मेरी जीवन संगिनी बनने जा रही है। वैदिक मंत्रों की गूंज, शंख और नगाड़ों की ध्वनि के बीच 7 फेरों के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूरा नगर जय जयकार से गूंज उठा। रानी का पहला कदम महल में। शादी के बाद जब रानी रतन प्रभा पहली बार अपने नए महल में पहुंची तो पूरा दरबार उसके स्वागत के लिए खड़ा था। रानियाओं, दासियाओं और सेनापति सब एक स्वर में बोले, रानी रतन प्रभा की जय। उसने चावल की कलश को अपने कोमल पांव से आगे धकेला और महल की चौखट लांघी। चंदन की खुशबू और गुलाब की पंखुड़ियों से सजी वह राह किसी स्वर्गलोक जैसी प्रतीत हो रही थी। उस रात का इंतजार पूरे राज्य ने किया था। रानी की पहली रात। निराशा। षड्यंत्र का जाल। मृणालिनी की पहली चाल असफल रही, लेकिन उसका क्रोध अब और बढ़ चुका था। वह सोचने लगी, अगर यह रानी बुद्धिमान भी है तो मुझे उसे मिटाना ही होगा। वह एक रहस्यमयी साधु को महल बुलाती है जो तंत्र मंत्र और विषकला में निपुण था। साधु उसे एक छोटा सा डिब्बा देता है जिसमें ऐसा विष था जो देखने में सिर्फ इत्र जैसा लगता। इसे उसके कक्ष में छिड़क देना, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, साधु ने कहा। मृणालिनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी समस्या हल हो जाएगी। रानी पर संकट उधर रानी रतन प्रभा धीरे धीरे महल की रीतियों को सीख रही थी। वह दासियों के साथ समय बिताती, मंदिर में पूजा करती और राजा के साथ राज्य की योजनाओं पर चर्चा करती। राजा को अब लगता था कि उन्हें केवल जीवन संगिनी ही नहीं, बल्कि एक सच्ची साथी मिल गई है। लेकिन तभी धीरे धीरे रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह पहले जैसी चंचल नहीं रही। बार बार थकान महसूस करती और उसके चेहरे की आभा मुरझाने लगी। राजा चिंतित हो उठे। वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए और रानी रत्न प्रभा की हालत लगातार खराब होने लगी। जहां पहले उसकी मुस्कान पूरे महल को रोशन कर देती थी, वहीं अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों की चमक खो गई थी और उसकी चाल में थकान झलकती थी।
राजा वीरेंद्र सिंह हर पल चिंतित रहते। वे रातों को उसके पास बैठकर उसकी सेवा करते और सोचते, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है? यह तो कल तक बिल्कुल स्वस्थ थी। कहीं यह किसी अशुभ का संकेत तो नहीं? महल के वैद्य अनेक औषधियां देते रहे, पर कोई असर नहीं हुआ। मृणालिनी की संतुष्टि उधर। मृणालिनी अपने कक्ष से यह सब देखती और मन ही मन प्रसन्न होती। अब यह नई रानी कितने दिन की मेहमान है, फिर राजा का ध्यान वापस मेरी ओर लौट आएगा। वह बार बार साधु के पास दूत भेजती और हालचाल जानती। साधु ने आश्वस्त किया, चिंता मत करो, धीरे धीरे यह विष अपना असर करेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन मृणालिनी यह नहीं जानती थी कि महल की एक वफादार दासी सब कुछ देख रही है। वह दासी बचपन से ही रत्न प्रभा की सेवा करती आई थी और उसकी जान देने को तैयार थी। सच्चाई की आहट। एक रात जब मृणालिनी की दासी उसके कक्ष में कुछ छुपाकर रख रही थी, तो वफादार दासी ने उसे देख लिया। वह चुपचाप पीछे पीछे गई और पता लगाया कि एक छोटा सा डिब्बा रोज रानी के कक्ष में छिड़का जा रहा है। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाकर राजा से मिलकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि रानी की बीमारी प्राकृतिक नहीं है, कोई षड्यंत्र चल रहा है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचर बुलाए और आदेश दिया, आज रात इस बात की पूरी पड़ताल होगी। राजा की खोज उस रात राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति के साथ छिपकर रानी के कक्ष की निगरानी की। मध्य रात्रि को मृणालिनी की दासी चुपके से आई और उसने वही डिब्बा खोलकर कक्ष में छिड़काव करना शुरू किया। राजा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो दुष्टा? ये किसका आदेश है? दासी कांपते हुए बोली, महाराज, मैं तो केवल मृणालिनी रानी का आदेश मान रही थी। यह औषधि साधु ने दी थी, कहा था कि इससे कक्ष पवित्र होगा। राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। झूठ! यह औषधि नहीं, विष है। तुम लोगों ने मेरी रानी को मारने की कोशिश की है। सामना मृणालिनी से अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। पूरा महल, मंत्रीगण, सेनापति और रानियां वहां उपस्थित थीं। राजा ने सबके सामने दासी को बुलवाया और उसकी स्वीकारोक्ति सुनाई। फिर उन्होंने वह डिब्बा दिखाया और कहा, यह है वह विष जिसने मेरी रानी को बीमार कर दिया, और यह षड्यंत्र रचा गया मृणालिनी रानी के कक्ष से। सभी दरबारी दंग रह गए। मृणालिनी पहले तो चुप रही, फिर बोली, हां, मैंने यह सब किया क्योंकि उस नई रानी ने मेरा स्थान छीन लिया था। मैं रानी थी, इस महल की अधिष्ठात्री थी, और अब सब मुझे भुलाने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर ईर्ष्या का विष अब भी साफ झलक रहा था। राजा का निर्णय दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा पर थीं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मृणालिनी, तुमने केवल रानी रत्न प्रभा ही नहीं, बल्कि समूचे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। यह महल तुम्हें रानी का मान देता रहा, पर तुमने इसका दुरुपयोग किया। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, क्योंकि कभी तुम मेरी संगिनी रही हो, लेकिन अब से तुम्हें इस महल से निष्कासित किया जाता है। तुम शेष जीवन वन में रहोगी और प्रायश्चित करोगी। दरबार जय जयकार से गूंज उठा, पर मृणालिनी के चेहरे पर गहरी हार का भाव था। रानी का स्वास्थ्य मृणालिनी को महल से विदा कर दिया गया। उसके जाने के बाद रानी रतन प्रभा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य ने शुद्ध औषधि दी और कुछ ही सप्ताहों में उसकी कांति लौट आई। राजा दिन रात उसकी देखभाल करते रहे। रानी ने एक दिन उनसे कहा, महाराज, यह सब देखकर मुझे एक शिक्षा मिली। रानी होना केवल वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि कठिन परीक्षा भी है। राजा ने उसका हाथ थामकर उत्तर दिया, और तुमने वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है रतन प्रभा। आज तुम केवल मेरी जीवन संगिनी ही नहीं, इस राज्य की जननी भी हो। मृणालिनी के निष्कासन के बाद महल का वातावरण बदल गया। जहां पहले ईर्ष्या और षड्यंत्र की छाया मंडराती थी, अब वहां विश्वास और शांति का माहौल था। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी रत्न प्रभा दोनों ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभालना शुरू किया। रानी अब केवल एक राजमहल की शोभा नहीं रही, बल्कि राज्य की नीतियों और योजनाओं में भी योगदान देने लगी। वह दरबार में बैठकर प्रजाजन की समस्याएं सुनती और हल सुझाती। उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता ने उसे शीघ्र ही जनता के हृदय की रानी बना दिया। जनता का स्नेह
एक दिन गांव की कुछ महिलाएं महल आईं। वे राजा से मिलने नहीं बल्कि रानी को धन्यवाद देने आई थीं। उन्होंने कहा, महारानी जी, आपने हमारी बेटियों को शिक्षा दिलाने का जो आदेश दिया, उसके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे। रानी की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि रानी होना केवल महल की शोभा बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रजा का जीवन संवारना भी है। राजा गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। रत्नप्रभा, आज तुमने वह कर दिखाया जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। महल का उत्सव कुछ महीनों बाद महल में एक भव्य उत्सव रखा गया। कारण था रानी का पूर्ण स्वास्थ्य लाभ और जनता की समृद्धि। पूरा नगर दीपों से सजाया गया। नर्तक गायक बुलाए गए। उस दिन जब रानी रत्नप्रभा राज सिंहासन के पास बैठी तो पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठा। राजा ने सभा में घोषणा की, आज से रानी रत्नप्रभा केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि इस राज्य की संरक्षिका भी होंगी। इनके नाम से नए विद्यालय, गौशालाएं और चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। जनता ने एक स्वर में कहा, रानी रत्नप्रभा की जय। रानी का दिल उत्सव समाप्त होने के बाद रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसने अपने जीवन की यात्रा को याद किया। दक्षिण के राजमहल से यहां तक का सफर, विवाह, सुहागरात, मृणालिनी का षड्यंत्र और फिर जनता का स्नेह। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, सच्चा वैभव आभूषणों या महलों में नहीं बल्कि प्रजा के प्रेम में है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। राजा धीरे से उसके पास आए। क्या सोच रही हो रत्नप्रभा? रानी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस यही कि जिस रात हमने एक दूसरे का हाथ थामा था, उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं देख रही हूं कि हम दोनों का मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि इस राज्य की तकदीर बदलने वाला था। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, और जब तक यह राज्य है, लोग हमारे नाम को याद करेंगे। प्रेरणादायक अंत वर्षों बीते। वीरेंद्र सिंह और रत्नप्रभा के शासन में राज्य समृद्धि और खुशहाली की मिसाल बन गया। लोग कहते, राजा वीरेंद्र सिंह वीरता के प्रतीक हैं और रानी रत्नप्रभा करुणा की मूर्ति। मृणालिनी का नाम धीरे धीरे इतिहास के अंधकार में खो गया, लेकिन रत्नप्रभा का नाम अमर हो गया। उसकी पहली रात केवल दो दिलों का मिलन नहीं थी बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने पूरे राज्य को नई दिशा दी। समापन संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुंदरता क्षणिक है पर बुद्धिमत्ता और करुणा शाश्वत हैं। ईर्ष्या और षड्यंत्र भले ही कुछ समय के लिए जीत जाए, पर अंततः सत्य और प्रेम की विजय होती है। और एक सच्ची रानी वही है जो प्रजा के दिलों में राज करे।